प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाई स्कूल की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान की विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसमें बालाजी प्रकाशन की गणित पूर्ण रूप से उदाहरण सहित समझाई व सॉल्व की जाएगी। दोस्तों, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोज़ को लाइक व शेयर करना होगा। इसके लिए अब आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आपको अपनी तैयारी को स्ट्रांग करना होगा। दोस्तों, इसके लिए हम आपको गणित की आज एक विशेष कक्षा के रूप में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनसे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, उससे हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे, उन सारी चीज़ों पर आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जानने से पहले कुछ विशेष संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिससे हम आपको एक नोट्स के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए नोट्स। तो प्राकृतिक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, उसके लिए आपको पहले जानना होगा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं, मतलब गिनती करने के काम आती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती है। भाई, किसी को आप गणना करनी है, 4 लोग बैठे हो तो 1 2 3 4 ऐसे तो गिनोगे? ऐसा तो है नहीं, 0 से गिनोगे, 0 1 2 3 4 नहीं ना। तो इसलिए 1 से गणना की जाती है हमेशा, इसलिए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या का मतलब पूरी संख्या कब होती है? भाई, 1 से लेकर अनंत तक आप गिनते चले जाओ, लेकिन अगर उसमें कहीं 0 न लाओ तो क्या आप 10 लिख पाओगे, 100 लिख पाओगे, 200 लिख पाओगे, 20 लिख पाओगे? नहीं ना। इसलिए फिर 0 सहित जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 एस सो ऑन इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 सहित जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो, और भैया आपके सारे नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाएं इसी में, तो इसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की हो जाती हैं। एक धन पूर्णांक संख्याएं जो 1 2 3 4 एस वन इनफाइनाइट तक होती हैं, और एक ऋण पूर्णांक संख्याएं जो -1 -2 -3 एस वन माइनस इनफाइनाइट तक होती हैं। जिसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जबकि भैया ये 0 जो बच रहा है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के सिवा और किसी से पूर्ण रूप से न कटें, मतलब किसी और से न विभाजित हों, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यह हमेशा 2 से शुरू होती हैं। अभाज्य संख्याएं हमेशा ध्यान रखिएगा 2 से शुरू होती हैं, मतलब 2 3 5 7 11। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अपने और एक के सिवा किसी से नहीं कट रही हैं, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रहे, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी होती है। 2 के सिवा और कोई ऐसी सम संख्या नहीं होती जो अभाज्य होती हो। तो अभाज्य संख्या होती है एक सम संख्या, एक ऐसी सम संख्या 2 है जो अभाज्य भी है और सम भी है। फिर अभाज्य संख्याओं के बाद आती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और भी उनके गुणनखंड होते हों, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं हमेशा 4 से स्टार्ट होती हैं। भाज्य संख्याएं हमेशा 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 6 8 9 10 12 इस तरीके से एस वन इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो ऐसा इस भाज्य संख्या का मतलब ऐसा फैक्टर जो कम से कम 3 उनके फैक्टर हो जाएं। जैसे आप 9 ले लीजिए, तो 9 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 3 × 3 × 1। देखिए 3 फैक्टर हो गए ना। तो कम से कम 3 फैक्टर हों या इससे ज़्यादा हों तो वो भाज्य संख्या होती है। भाज्य के बाद आती है सम संख्याएँ। सम संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जो 2 से कट जाती हों, 2 से विभाज्य हो जाती हों। तो 0 2 4 6 एस वन इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। सम के बाद आता है एक विषम संख्या, और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना होती हों, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याओं के बाद आती हैं आपकी दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं जिनका शेषफल 0 हो जाता है उन्हें टर्मिनेटिंग बोलते हैं, मतलब जिनका दशमलव पूर्णांक
कटने के बाद समाप्त हो जाता हो, उन्हें टर्मिनेटिंग दशमलव पूर्णांक बोलते हैं, मतलब समाप्त होने वाली। और एक होती हैं गैर समाप्त, जो हमेशा कटती ही नहीं, मतलब उनका शेषफल कभी जीरो नहीं होता है, तो उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी परिमेय संख्याएं और आती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे q के बराबर जीरो ना हो, मतलब ये नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, q के बराबर जीरो ना हो। और एक बात है कि इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है, मतलब समाप्त होने वाली संख्याएं भी हो सकती हैं और गैर समाप्त होने वाली भी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे रिपीटिंग होना चाहिए। अगर समाप्त ना हो रही हो तो रिपीटिंग होना चाहिए, और समाप्त हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग नहीं। ऐसा हो कि मतलब कट ना रही हो लेकिन रिपीट ना हो रही, तो वो क्या होंगी? परिमेय संख्या नहीं, वो फिर अपरिमेय हो जाएंगी, ध्यान रखना। जैसे 13/7 लिखा है, तो इसमें देखिए आप डिवाइड करते जाएंगे तो 1.857142 इस तरह करके कटता जाएगा और हमेशा ये चलता रहेगा, कम्प्लीटली कभी नहीं कटेगा, मतलब ये। लेकिन ध्यान रहे देखो रिपीटिंग हो रहा है, 8 5 7 4 1 2 के बाद फिर रिपीट हो रहा है 8 5 7 1 4 2 इस तरीके से, तो ये रिपीटिंग हमेशा चलता रहेगा। तो अगर रिपीटिंग वर्ड आ रहे हैं तब तो वो परिमेय होगा, अगर रिपीटिंग भी नहीं आ रहे हो, कट नहीं रहा कंप्लीट, तब वो परिमेय नहीं होगा, फिर वो अपरिमेय होगा, ध्यान रखना। लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है इसलिए परिमेय है। इसी प्रकार 2/3 देखते हैं, इसमें भी 0.6666 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कट हमेशा नहीं रहा है, इसलिए ये परिमेय होगा। लेकिन अगर ये रिपीट भी ना हो तब ये परिमेय नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो परिमेय की परिभाषा ये होगी। फिर अपरिमेय, ऐसी संख्या जो परिमेय न हो अपरिमेय कहलाती हैं। और ध्यान रहे परिमेय व अपरिमेय दोनों को मिलाकर जो संख्याएं मिलती हैं, दोनों को मिलाकर जो बनती हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों को मिलाकर जो बनती हैं उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रूट में किसी भी प्रकार की अगर संख्या आ रही है लेकिन उसका पूर्ण वर्ग निकाला न जा सके तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई की वैल्यू आप लोग बोलते हो कि 22/7 होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली 22/7 नहीं होती है, मानक रूप में होती है। इसलिए पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर कहाँ हो सकती है? ये ऐसा नहीं है, ये दोनों आपस में एकदम बराबर एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा मानक है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, एकदम एक्चुअली 22/7 नहीं होती, ये मानक रूप में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। फिर हम देखते हैं, अब अपने एक टॉपिक पर आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है, मतलब ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय व अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। और परिमेय या परिमेय क्या है अभी हमने आपको बता दिया। तो अब वास्तविक संख्याएं क्या है? सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, मतलब इन दोनों को मिलाकर बनी हुई संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में जो हमारे हाई स्कूल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से आपको HCF निकालना होता है, जो कि एग्जाम में आता ही है, 100% आता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना सीख लीजिए आप। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप HCF कैसे निकालेंगे वो आपको दिखाएंगे हम। जैसे लिखा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? जैसे दिया है 135 और 225 का HCF निकालना है, किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ध्यान ये रहे, जो छोटा वाला टर्म होता है उससे भाग देते हैं किसको? बड़े वाले टर्म को। और भाग देने के बाद जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को फिर आपको भाज्य मानना होता है, और इस भाज्य को फिर वहाँ पर भाजक मानना होता है। फिर वही काम करते हैं, मतलब भाग देते हैं। ये कार्य तब तक चलता रहता है जब तक शेषफल क्या न हो जाए? जीरो। जब शेषफल जीरो हो जाता है तब वहीं पर जो भाज्य होता है, जो भाज्य नहीं, जो भाजक होता है, वही आपका HCF कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है? HCF। जैसे यहाँ पर 135 और 225 दिया हुआ है, तो 225 और 135 में क्या करेंगे हम? 135 से देखिए भाग लगाए हैं 225 का, ये एक बार में गया तो 90 शेषफल आया। अब जो शेषफल है यही आपका भाजक बन जाएगा, और ये भाजक बनेगा तो भाज्य कौन होगा? ये, तो इसमें ये कर देंगे, तो भाज्य ये हो गया, भाजक ये, इससे भाग करेंगे फिर ये शेषफल 45 आएगा। जो शेषफल आए उसे फिर हम भाजक मानेंगे और इस भाज्य को क्या मानेंगे? भाज्य।
तो इसको भाज्य बना देंगे, इसको भाजक, भाजक से भाज्य को फिर काटेंगे। देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। जैसे आपका शेषफल 0 हो जाए उसी समय जो आपका भाजक होता है वही आपका HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF। तो इस प्रकार से दोस्तों HCF ज्ञात करने की एल्गोरिथम विधि होती है और ये आपके हाई स्कूल बेस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और आती ही है। तो इस प्रकार से आप एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में कमेंट लिखकर बता सकते हैं। हम आपके हर एक डाउट और क्वेरी को सॉल्व जरूर